जियो टीवी से वाबस्ता मारूफ एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा है कि फैज हमीद एक शख्स का नहीं बल्कि एक माइंडसेट का नाम है जिसे बदलना जरूरी है ताकि कोई नया फैज हमीद पैदा ना हो सके। उनके मुताबिक फैज माइंडसेट को सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खत्म कर सकते हैं, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ये उनका पाकिस्तान पर एक एहसान होगा। रोजनामा जंग के लिए सियासी तजिए में हामिद मीर कहते हैं कि वक्त इस तेजी से गुजरता है कि पता भी नहीं चलता। ये वो वक्त था जब फैज हमीद आईएसआई के सरबराह थे। वो चाहते थे कि आसिफ जरदारी पाकिस्तान छोड़ जाएं, लेकिन जरदारी अपनी हठधर्मी के बाइस पाकिस्तान से बाहर जाने की बजाय जेल चले गए। उन पर दबाव डालने के लिए उनकी बहन फरियाल तालपुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फैज ने बिलावल से कहा, अपने बाप को समझाओ, हम उसे इलाज की खातिर बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे देंगे, लेकिन बिलावल ने फैज को ना कह दी। इन्हीं दिनों जरदारी का प्रोडक्शन आर्डर जारी हुआ तो वो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस आए। हामिद मीर कहते हैं कि इमरान खान दौरे हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी इंसानी हुकूक की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनके चैम्बर में जरदारी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा तो प्रोडक्शन आर्डर जारी हो जाता है, लेकिन तुम्हारे दोस्त इमरान खान का तो प्रोडक्शन आर्डर भी जारी नहीं हुआ करेगा। मैंने पूछा कि इमरान का प्रोडक्शन आर्डर क्यों नहीं जारी होगा। जरदारी साहब ने दावा किया कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है उसकी वजह से वो अगली पार्लियामेंट का रुकन नहीं होगा, बस जेल में ही रहेगा। ये सुनकर मैंने कहा, क्यों ना आपके साथ एक बाकायदा इंटरव्यू हो जाए। जरदारी साहब ने कहा कि मैं तो तैयार हूं, लेकिन तुम सोच लो मेरा इंटरव्यू अपने टीवी चैनल पर नशर कर भी सकोगे या नहीं। मैंने कुछ सोचा, क्योंकि इमरान खान के दौर में एक बार मरियम नवाज का इंटरव्यू रुक चुका था, लेकिन फिर सोचा कि जरदारी साहब एक तजर्बाकार और मोहताज सियासतदान हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो इंटरव्यू रोकने की वजह बने। मैंने इन्हें यकीन दिलाया कि आपका इंटरव्यू नहीं रुकेगा। अगले दिन मैंने उनका इंटरव्यू कर लिया। हामिद मीर बताते हैं कि शाम को 8 बजे इंटरव्यू नशर होना शुरू हुआ, लेकिन कुछ देर बाद स्क्रीन से गायब हो गया। ये इंटरव्यू नशर हो जाता तो शायद इतनी बड़ी खबर ना बनती, लेकिन इसका रुक जाना एक इंटरनेशनल स्टोरी बन गई। पता चला ये इंटरव्यू फैज हमीद ने रुकवाया था। कुछ अरसे बाद आसिफ जरदारी रिहा हो गए। फैज हमीद एक तरफ तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए उनकी मिन्नतें करता था, लेकिन दूसरी तरफ उनके कारोबारी दोस्तों को तंग भी करता था। एक दिन जरदारी साहब ने फैज से 2 अफराद की मौजूदगी में कहा कि अल्लाह से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारी फाइल मेरे पास आए और तुम्हारी तकदीर का फैसला मेरे हाथों में हो। फैज हमीद ने बड़ी रऊनत के साथ कहका लगाया और कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। आज आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान है और फैज हमीद एक सजायाफ्ता मुजरिम है, जिस पर अभी मजीद मुकदमे भी चलने हैं। हामिद मीर कहते हैं कि किसी सजायाफ्ता मुजरिम पर तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन जब ये मुजरिम फौजी वर्दी में मलबूस था और एक माफिया डॉन की तरह पूरा सिस्टम चला रहा था तो इन दिनों उस पर तनकीद बहुत मुश्किल काम था। तब के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को भारत से दोस्ती और इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने की बड़ी जल्दी थी। वो सहाफियों और टीवी एंकर्स को बुलाकर कहते थे कि भारत से दोस्ती और इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात के क़याम में हमारी मदद करें, लेकिन मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ होता कि इन मामलात पर पार्लियामेंट से फैसला लें। इस पर जनरल बाजवा नाराज हो जाते। चुनाचे फैज के इशारे पर कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुझ पर कत्ल केस दर्ज करने का हुक्म देती और कभी कोई मुझ पर तौहीन रिसालत का झूठा इल्जाम लगा देता। सीनियर एंकर पर्सन का कहना है कि एक रोज फैज हमीद ने कर्नल लियाकत के जरिए मुझे मुलाकात का पैगाम भेजा तो मैंने जवाब दिया कि आपने जो भी बात करनी है आईएसपीआर के जरिए करें। कुछ अरसे बाद मेरे प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी गई और मुझे कहा गया कि खामोशी से घर बैठ जाओ या एक टीवी चैनल के प्रेसिडेंट बन जाओ। मैंने माजरत की तो एक और टीवी चैनल का मालिक बनने की ऑफर हुई। मुझे हैरत हुई क्योंकि ये चैनल दरअसल फैज हमीद का था। ताहम मैंने वाशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखने शुरू कर दिए। उन दिनों मौलाना फजलुर रहमान ने जनरल बाजवा के बारे में निकेदा अब्बा की इस्तेलाह इस्तेमाल की तो मैंने 25 अक्टूबर 2021 को निकेदा असली अब्बा के उन्वान से लिखे गए कॉलम में बताया कि जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बनने की तैयारी में है। 31 अक्टूबर 2021 के कॉलम में मौसूफ को डबल शाह का लक़ब दिया, जिसके बाद मुझे उनका पैगाम मिला, मैं आईएसआई में रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हें किसी पाकिस्तानी चैनल पर नहीं आने दूंगा।
لیکن عمران کی وزارت عظمیٰ کے دوران فیض حمید اینڈ کمپنی جس حد تک گر چکے تھے اس کا نتیجہ جلد سامنے آ گیا اور عمران حکومت تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ختم ہو گئی۔ اقتدار سے فارغ ہونے کے بعد عمران خان کو اپوزیشن کی سیاست کرنا چاہیے تھی، لیکن ان کی سیاست فیض حمید کے ہاتھوں یرغمال بن گئی جو ہر صورت میں آرمی چیف بننا چاہتا تھا۔ فیض اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک طرف تحریک انصاف کو استعمال کر رہا تھا تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کو وفاداری کا یقین دلا رہا تھا۔ حامد میر کے بقول فیض حمید نے آرمی چیف بن کر ملک میں صدارتی نظام نافذ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ فیض حمید کو ملنے والی سزا فوج کی سیاست میں مداخلت کی حوصلہ شکنی کا آغاز ہے۔ 3 سال پہلے جب فیض حمید نے مجھ پر پابندی لگوائی تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی تیزی سے عبرت کی مثال بنے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ فیض کو ملنے والی سزا نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہم غرور اور رعونت سے ہمیشہ دور رہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔